Hello everyone, I am Dr. Anuradha Sharma and today we will do one short revision of the chapter Human Health and Disease, and this will be important for your 12th board as well as NEET exam. So first we will discuss what is health. Health, we know it is a state of complete physical, mental and social well-being. Now we know that health is affected by many factors. बहुत सारे factors हैं जिससे हमारी health affect होती है. जैसे एक factor है genetic disorders. We know what are genetic disorders? There are certain diseases which are caused due to genetic defect. तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी डिजीज हैं जो कि पर्टिकुलर जीन के वजह से हो रही है और वो हेरिडिटी है, हमारे पेरेंट्स को थी, उनके पेरेंट्स को थी. सो दीज सम ऑफ द देयर आर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है. सेकेंड है इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रोब ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो हमारे हमें हमें हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, कैसे माइक्रोब से, उसकी वजह से हमारी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है. एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगी. सो वी हैव टू फॉलो अ गुड लाइफस्टाइल. नाउ हाउ वी कैन मेंटेन गुड हेल्थ. हम अपनी हेल्थ, अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लेके दैट मीन्स हमारे डाइट में सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सारी चीजें होंगी तो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन. हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे डेफिनेटली वी कैन हैव गुड हेल्थ. थर्ड इज रेगुलर एक्सरसाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी मेंटेन होगी. नेक्स्ट इज अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट. हमें अगर डिजीज के बारे में पता होगा, उनके साइड इफेक्ट्स, उनके इफेक्ट्स के बारे में पता होगा तो वी कैन टेक केयर ऑफ अ हेल्थ. एंड नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. हमें पता है कि वी टेक वैक्सीन्स. सो इफ वी टेक वैक्सीन्स प्रॉपर टाइम, हम सारी वैक्सीन्स, सारा इम्यूनाइजेशन प्रॉपर टाइम पे लेंगे तो भी हमारी हेल्थ उससे अच्छी रहेगी. We will not suffer from poor health. Next is proper disposal of waste. जो waste products हैं हम सही जगह dispose करेंगे, क्योंकि अगर सही जगह नहीं dispose करेंगे तो it will cause disease. Next is control of vectors. जो vectors हैं जो कि disease transfer करते हैं, we can control, we can take care of those vectors. Next is maintenance of hygienic food and water. अगर हम साफ खाना, साफ पानी लेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. So these are some of the factors by which we can have good health. Next is what is disease. Disease क्या है? हमें पता है कि हमारी when the functioning of organ or systems of a body is adversely affected, it is known as disease. जब हमारे organ या system हमारे body के effect होते हैं किसी चीज से तो वो क्या स्टेट कहती है उसको? डिजीज. इट मे बी एनी ऑर्गेनिज्म, इट मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. Now, what are the causes of disease we should know? डिजीज की कॉजेज क्या हैं? बहुत सारी कॉजेज हैं. लाइक सबसे पहला है जेनेटिक रीजंस. कुछ जेनेटिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज हो रही है. कुछ डिजीज हमारे पेरेंट्स को थी, वो ट्रांसफर हुई ऑफ जेनी में, हमारे से हमारे बच्चों को हुई. सो बिकॉज ऑफ सम ऑफ द जेनेटिक रीजंस देयर आर सम डेफिशिएंसीज और इनहेरिटेबल इफेक्ट्स जो कि डिजीज कर रहे हैं. कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हमें डिजीज होती है, हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से डिजीज हो रही है. एंड लास्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर हम वी आर ईटिंग लॉट ऑफ जंक फूड, एल्कोहल्स, ड्रग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब क्या करेंगे? हमें डिजीज कॉज करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज. नाउ नेक्स्ट थिंग वी शुड नो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज. डिजीज की टाइप्स क्या होती हैं? बेसिकली डिजीज दो टाइप्स की होती है.
फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रही है, डिजीज स्टेट कॉज कर रही है, वो इन्फेक्शियस डिजीज में आती है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथीज। तो वी शुड नो द एग्जांपल ऑफ ईच डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है? टाइफाइड। वायरल डिजीज एग्जाम्पल पोलियो, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। प्रोटोजोअन डिजीज अमीबाइसिस, इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। Fungal disease, example, ringworm. It is caused by fungus. And Helminthius disease, it is example is ascariasis. So these are the infectious disease जो हमारे body में infections cause कर रही हैं by various microorganisms. And there are some non-infectious disease जो कि infections cause नहीं करती हैं. Now this is the table which are showing common disease, common infectious disease of human beings, जो human beings में common infectious disease होती है. So we should know the disease, causal organism, mode of transmission, effects and symptoms. These are very important for your exam. First is typhoid. हमें पता है कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड से होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है थ्रू फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड इट माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स ऑल्सो. अब इसके इफेक्ट्स क्या है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है. सिम्टम्स क्या है? हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा. So this is typhoid. So we should remember the causal organism, symptoms, mode of. Next is pneumonia. हमें पता है निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. कैसे होता है निमोनिया? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स विच आर रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्संस और शेयरिंग ग्लासेस. क्या इफेक्ट करता है? हमारी लंग को इफेक्ट करता है, हमारे एल्वलाई को इफेक्ट करता है एंड इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. एंड इफेक्ट्स क्या है? बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है हमें निमोनिया में. चिल्स होती है, कफ होती है, हेडेक इज देयर, लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे. नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड. इट इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस. ये कैसे? वायरल डिजीज है कॉमन कोल्ड, बिकॉज कौन से वायरस से हो रही है? राइनो वायरस से हो रही है. कैसे होती है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और नीजिंग. कैसे? हमारी नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करती है. कैसा? नेजल कंजेशन इफेक्ट्स, फीवर, हेडेक होता है, सोर थ्रोट, कफ, टायर्डनेस आर द सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस कॉमन कोल्ड. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज मलेरिया. बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है. मलेरिया हमें पता होनी चाहिए. नाउ देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम. तो ये तीनों स्पीशीज क्या करती है? मलेरिया कॉज करती हैं. अब नाउ दे रिक्वायर अ वेक्टर. सो वेक्टर इज फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो. Now what happens? These parasites multiply within the liver cells and then they attack the RBC, that is red blood cells. क्या होता है इसमें? हेमोजोइन रिलीज होता है, टॉक्सिन विच इज रिलीज बाय द रप्चर्ड आरबीसी. और ये क्या करता है? हाई ग्रेड फीवर करता है आफ्टर एवरी 3 to 4 days. नेक्स्ट डिजीज इज अमीबाइसिस. इसको कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री. कौन करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. वेक्टर्स हैं, हाउस फ्लाइज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम फिशेस टू फूड एंड वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है. सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स. नेक्स्ट डिजीज इज एस्कैरिसिस. क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है? एस्कैरिस कॉज करता है. कहाँ से? सॉइल, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल विच आर कंटामिनेटेड, फिशेस, कंटामिनेटेड एग्स. And symptoms are internal bleeding, हमें muscular pain होता है, fever is there, anemia is there, and blockage of intestinal passage is also there. Now next disease is
क्लेरेसिस। कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है क्लेरेसिस? क्लेरियल वर्म्स और वॉचरिया बैंक्रॉफ्टी और वेचेरिया मलेरी। वेक्टर्स क्या है? बाइट ऑफ फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो। इन्फेक्शन इन लिम्फेटिक वेसल्स, हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनमें इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है हमारे ऑर्गन्स में, और लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स भी हमारे इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज रिंग वर्म्स। कौन करता है? माइक्रोस्पोरम टाइकोपाइटन। कहाँ से? कंटामिनेटेड सॉइल से, बाय यूजिंग टॉवल्स, फोम्स, क्लोथ्स। और हमारा इन्फेक्शन होता है कहाँ? बिटवीन द टोज। सिम्टम्स आर ड्राई स्केली लेशंस ऑन द स्किन, नेल्स एंड इंटेंस ईचिंग. So these are some of the symptoms of the ringworm disease. Now we should understand the life cycle of Plasmodium. हमें लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की आनी चाहिए because this is responsible for causing malaria. तो लाइफ साइकिल कैसी होती है प्लाज्मोडियम की? हमें पता है, इट रिक्वायर्स अ वेक्टर, फीमेल, फीमेल एनाप्लीज मस्कीटो. सो व्हाट हैपेंस कि जब मस्कीटो क्या करता है, हमारे ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है उसकी स्पोरोजोइट्स, वो क्या होती है? हमारे ब्लड में चली जाती है. उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स क्या करती है? पैरासाइटिक स्टेज कहाँ जाती है? लीवर में पहुंच जाती है थ्रू ब्लड. नाउ आफ्टर रीचिंग द लीवर व्हाट हैपेंस? कि ये जो पैरासाइट्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर सेल्स में, और बर्स्ट कर जाते हैं, और दीज पैरासाइट्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? एक बार ये ब्लड में चले गए तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ? आरबीसी में. और ये आरबीसी क्या करती है? बर्स्ट कर जाती हैं, और क्या रिलीज करती है? हेमोजोइन पिगमेंट. और ये हेमोजोइन पिगमेंट क्या करता है? फीवर करता है, चिल पेल्स करता है. And what happens? This now after that the sexual stage is there. ये दो, there are two asexual reproduction stage. आफ्टर दैट क्या होती है? सेक्सुअल स्टेज होती है, जो गमीटोसाइट होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कहाँ? ब्लड सेल्स में. दिस इज फीमेल एंड मेल. एंड व्हाट हैपेंस? देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये तो हमारी ह्यूमन होस्ट में हो रही थी. अब क्या होता है? ये जो हमारी फीमेल एनाप्लीज मॉस्किटो है, ये क्या करती है? गमीटोसाइट्स को टेक अप कर लेती है फ्रॉम ब्लड मील, एंड नाउ इट विल स्टार्ट इन द फीमेल मॉस्किटो. अब ये साइकिल क्या होती है? दोबारा से फीमेल मॉस्किटो में चली जाती है. Once these gametocytes are taken up by the female mosquito, what happens? Fertilization and development takes place in the mosquito intestine. Intestine में fertilization और development होने लगता है. और क्या होती है? स्पोरोजोइट्स डेवलप होती हैं सिलेवरी ग्लैंड्स में. ये स्पोरोजोइट्स क्या करती हैं? इंटेस्टाइन्स से माइग्रेट करती हैं मॉस्किटो की, और सिलेवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाती हैं. और ये स्पोरोजोइट्स अगेन कहाँ जाएंगे? दोबारा से ह्यूमन बीइंग में एंटर करेंगी जब फीमेल एनाप्लीज मस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को. सो दिस इज द वे हाउ दिस cycle is repeated in human as well as female anaphylaxis mosquito. So this is the life cycle of the Plasmodium. Now this is the flow chart which is showing the life cycle of the Plasmodium. क्या दिखा रहा है? सबसे पहले हमारी मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजोइट्स. ये क्या करती हैं? इंटेस्टाइन से माइग्रेट करती हैं और मॉस्किटो में पहुंच जाती है, सिलेवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाती है मॉस्किटो के. अब क्या करता है? हमारा मॉस्किटो बाइंड करता है ह्यूमन बींग्स को. तो स्पोरोजोइट्स जो है क्या होती है?
हमें पता है स्पोरोजोइस इन्फेक्टिव स्टेज है, तो स्पोरोजोइस क्या करती है, लीवर में रीच करती है थ्रू ब्लड. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे लीवर्स में, एंड बस्टिंग ऑफ दीज सेल्स release these into the blood. After that, again asexual reproduction occur in RBC, and these RBCs release a toxic substance which is known as hemozoin. और ये क्या करता है, हमारी सारी साइकिल और अदर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है. आफ्टर दैट देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमारे गेमीटोसाइट्स बन जाती है कहाँ, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में. फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो दोबारा से सक करती है ब्लड विद गेमीटोसाइट्स, and fertilization and development of this takes place in the mosquito duct, and after that these sporozoites again reach the salivary gland of the mosquito, and again they bite the human being, and this cycle is repeated again and again like this. So this is the flow chart which is showing the life cycle of Plasmodium. Now, there are certain drugs which we can use to control the malaria, like Quinone and Chloroquine. Prevention क्या है इसका, हम mosquitoes को spray करें DDT, BSC से, repellents use करें. Now, there are certain preventions and control of disease, like we can take care of personal hygiene, public hygiene का ध्यान रखें. So yes, these are some of the methods by which we can control bacteria, like we can avoid contact with the infected person. हम पब्लिक कैटरिंग में ध्यान रखें. वी कैन कंट्रोल एंड एलिमिनेट द वेक्टर्स. वी कैन यूज वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन. वी कैन यूज ड्रग अगेंस्ट दिस डिजीज. नाउ नेक्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड इज द इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है, हमें पता है इम्यूनिटी क्या है. इम्यूनिटी वो एबिलिटी है हमारे इम्यून सिस्टम की टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसके अगेंस्ट फाइट करना हमारी बॉडी की एबिलिटी को भी कहते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज इननेट एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड. एक इम्यूनिटी होती है इननेट, एक होती है एक्वायर्ड. इननेट कौन सी इम्यूनिटी है, जो इनबॉर्न, जो हमारी बॉडी में इनबॉर्न इम्यूनिटी है, जो बर्थ से ही है हमारे बॉडी में. जब हम पैदा हुए थे तभी से हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है दैट इज इननेट इम्यूनिटी. अब नाउ देयर आर 4 बैरियर्स, लाइक फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइनिन बैरियर्स, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. फिजिकल बैरियर्स भाई जैसे स्किन. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कुछ प्रोवाइड करते हैं, सेलुलर जैसे सेल्स, साइटोकाइंस. और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम. कहाँ से, बाहर से, जैसे वैक्सीन से हम इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं. रेडीमेड एंटीबॉडीज हम अपने बॉडी में डालते हैं तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है. सो दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. So this is the difference between the active and innate and acquired immunity. हमारी जो innate immunity है वो inborn immunity है, non specific immunity है. वो किसी पैथोजन की स्पेसिफिक नहीं है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी नहीं है. और acquired immunity क्या है, वो adaptive immunity है, हम लाइफ टाइम में acquire करते हैं और एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट है क्योंकि वो इम्यूनिटी हम बाहर से ले रहे हैं. So there are certain physical barriers like I've already discussed, skin, mucus, gastrointestinal urinary tract. Physiological barriers हैं जैसे gastric HCl है, saliva है, tears है. Cellular barriers like cells हैं, phagocytes हैं, हमारी WBCs हैं, macrophages are there which are providing protection. Some cytokinins are also there which provide protection against viral infection. एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, मेमोरी बेस्ड है. एक बार एक पैथोजन आ गया, उसने हमारी बॉडी को एनकाउंटर किया तो क्या होता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है. कैसे करती है, एंटीबॉडीज. व्हेनेवर एनी पैथोजन एंटर्स द बॉडी, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है और फाइट करती है अगेंस्ट दैट पैथोजन. सो दिस इज नोन एज प्राइमरी रिस्पॉन्स. अब क्या होता है, जब सेकेंड टाइम हमारा पैथोजन आता है तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में
मेमोरी होती है, तो मेमोरी की वजह से क्या होता है कि वो उस पैथोजन को रिकग्नाइज कर लेता है और ऑलरेडी जो बनी हुई एंटीबॉडीज होती हैं वो जाती हैं और फाइट करती हैं अगेंस्ट दैट पैथोजन. So this is known as secondary response. So secondary response is based on the memory. तो secondary response में क्या होता है, ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज है हमारे पास, तो बहुत जल्दी बॉडी रिएक्ट करती है, बहुत जल्दी बॉडी रिएक्ट करती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन. बेसिकली नाउ देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, मैंने आपको बताया. तो हमारा कहाँ किससे, बी एंड टी सेल्स कैरी करती है. बी सेल्स वी नो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज. व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज क्या है, ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे पैथोजन से फाइट करती हैं. तो कौन सी सेल्स बनाती हैं, बी सेल्स बनाती हैं. टी सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, दे डोंट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी बट दे हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. बी सेल्स को हेल्प करते हैं किसमें, एंटीबॉडीज बनाने में. Okay, so we will discuss the structure of antibody. This is light chain. We know that in a antibody क्या होती है, दो light chain होती है और दो heavy chain होती है. So this is the light chain and this is heavy chain. So two light chains are there and two heavy chains are there. And this is the portion, ये कौन सा portion है जहां हमारा antigen आएगा और antigen क्या करेगा, bind करेगा antibody से. So this is the region where antigen binds with the antibody. So this is the structure of antibody. It has two heavy chain and two light chain. Now we should know that there are basically 5 types of antibodies. पांच तरह की एंटीबॉडी होती है एंड दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज आईजीए. आईजीए एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी एंटीबॉडी है जो किस में मिलती है, हमारे कोलेस्ट्रॉम में मिलती है. एंड मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है. कहाँ मिलती है, सलाइवा में, म्यूकस में एंड अदर सिक्रीशंस में. एंड व्हाट इज द फंक्शन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी. सो एंटीबॉडी ए इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन द कोलेस्ट्रॉम, जो मदर का पहला मिल्क होता है डिलीवरी के बाद, उसमें मिलती है. नेक्स्ट इज आईजीडी. नेक्स्ट एंटीबॉडी आईजीडी कहाँ मिलती है, हमें लिम्फोसाइट्स के सरफेस में मिलती है. और फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है ना. नेक्स्ट इज आईजी. सारे एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी आईजी एंटीबॉडी क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है. एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है और आईजी टेक्स पार्ट इन एलर्जिक रिएक्शन. एंड दिस इज द एंटीबॉडी जो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी इज आईजीजी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक एंटीबॉडी है जो क्या, जिसमें कैपेसिटी है टू पास थ्रू प्लेसेंटा. सो दिस एंटीबॉडी हैज द कैपेसिटी टू पास थ्रू प्लेसेंटा. और क्या है, ये सबसे ज्यादा, ये ऐसी एंटीबॉडी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एंटीबॉडी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आईजीजी. क्या करती है, हमारी पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, हमारा इम्यून पावर को बढ़ाती है, हमारे ह्यूमन एम्ब्रियो को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी एज इट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा. जब प्लेसेंटा से पास कर जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो फीटस है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है. नेक्स्ट इज आईजीएम एंटीबॉडी. सबसे पुरानी एंटीबॉडी और फर्स्ट एंटीबॉडी जो जनरेट हुई थी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, इट इज आईजीएम. ये क्या 80% ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है. एंड फर्स्ट लार्ज साइज एंटीबॉडी, सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी है वो आईजीएम है. क्या फर्स्ट एंटीबॉडी हमें पता है, क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो जनरेट हुई थी, तो डिफेंस में हेल्प करती है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हेल्प करती है, हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है. सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. नाउ वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है. हमारी एक्टिव इम्यूनिटी हमें पता है कौन सी इम्यूनिटी है, जो हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं,
कब? व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब हम हमारे होस्ट को एंटीजन से एक्सपोज करते हैं हम, तब हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी भाई वो इम्यूनिटी है जो रेडीमेड एंटीबॉडीज जब हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो इम्यूनिटी होती है एक्टिवेट, तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी। तो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? स्लो प्रोसेस है क्योंकि खुद ही जनरेट होती है एंटीबॉडीज, और पैसिव इम्यूनिटी फास्ट प्रोसेस है बिकॉज वी आर जनरेटिंग द इम्यूनिटी। हमारी एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है बिकॉज इट इज नेचुरल, हमारी बॉडी में नेचुरली आई है, हमने एक्टिवेट नहीं किया। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। एक्टिव इम्यूनिटी कैन देयर आर नो साइड इफेक्ट्स, बट पैसिव इम्यूनिटी इट कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। तो कुछ साइड इफेक्ट्स पैसिव इम्यूनिटी की वजह से होते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनिटी का क्या है? आईजीजी फ्रॉम मदर टू प्लेसेंटा टू फीटस। तो ये पैसिव इम्यूनिटी है जो कि इम्यूनिटी जा रही है कहाँ से? मदर से जा रही है, कहाँ? प्लेसेंटा में जा रही है, प्लेसेंटा से कहाँ जा रही है? फीटस में जा रही है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी है जो कि ट्रांसफर हो रही है, नेचुरली फीटस में नहीं आई है, बट इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द मदर टू प्लेसेंटा एंड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है जो आईजीए में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आईजीए इट इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। जो सबसे पहला मिल्क होता है मदर का कोलेस्ट्रॉम, उसमें आईजीए होती है और क्या करती है? हमारे इन्फेंट्स की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमारा ये जो आईजीए से इम्यूनिटी आ जा रही है हमारे इन्फेंट्स में, ये कैसी है? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बिकॉज डायरेक्ट इम्यूनिटी नहीं इन्फेंट्स में इंट्रोड्यूस हो रही है, ये मदर से जा रही है बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द मदर, सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ passive immunity. So this is the difference between the active immunity and passive immunity. अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। हम इसको इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं और वैक्सीनेशन भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि वैक्सीन क्या होती है हमारी। नाउ अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, दैट इज वैक्सीन क्या है? एंटीजेनिक प्रोटीन्स है ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड पैथोजन एंड इट इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। हमारी वैक्सीन एंटीजन एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन क्या करते हैं? हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन को क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उससे क्या होगा? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और वी कैन फाइट विद दैट पर्टिकुलर डिजीज। नाउ दीज वैक्सीन्स दे जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स। तो हमारी वैक्सीन्स क्या करती हैं? जब हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन या डेड पैथोजन अपने बॉडी में डालते हैं थ्रू वैक्सीन्स, तो हमारी बी और टी सेल्स क्या करती हैं? ये एक्टिवेट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं और क्या करती हैं? क्विकली रिकॉग्नाइज करती हैं जो पैथोजन आया है, जो पैथोजन आया है, लाइक पोलियो वैक्सीन में, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, दीज आर काइंड्स ऑफ वैक्सीन। एंड नाउ डेज हमारी वैक्सीन कैसे बन रही है? वी आर प्रिपेयरिंग द वैक्सीन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बायोटेक, वी आर यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स। तो हम क्या कर रहे हैं? उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, दैट इज वी आर यूजिंग डीएनए। तो दीज आर लेटेस्ट वैक्सीन्स जो कि बहुत हाईली डेवलप वैक्सीन है बिकॉज वी आर यूजिंग द लेटेस्ट अप्रोच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जो पुरानी वैक्सीन होती थी वो तो बहुत प्रिवेंशन, बहुत पहले की वैक्सीन होती थी, उसमें दे वर नॉट मॉडिफाइड लाइक दिस एंड दे वर नॉट वेरी एक्टिव, राइट? सो वी आर नाउडेज वी आर प्रिपेयरिंग वैक्सीन बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब क्या है? आफ्टर दिस वैक्सीनेशन वी शुड नो अबाउट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमारा जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम कैसा है, क्या है इम्यून सिस्टम में? नाउ ह्यूमन इम्यून सिस्टम इट इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज। तो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, टिश्यूज आर देयर, सेल्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। ये सब क्या आती है? हमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये कैसे ऑर्गन्स हैं? दीज ऑर्गन्स आर वेयर द ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां मैच्योरेशन और पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रही हैं। हमारे ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योरिंग, जहां लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है। नाउ व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? दैट वी शुड नो। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या हुआ? एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है।
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या हुआ? द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां हमारी लिम्फोसाइट्स क्या कर रही है? मैच्योर हो रही है और डिफरेंशिएट हो रही है किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। तो जो एंटीजन की सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स है उनमें डेवलप हो रही है। जब हमारा एंटीजन आता है विनु, वेन एवर एंटीजन एंटर्स द बॉडी, क्या होगा भाई? हमारा एंटीजन जब आएगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा? एंटीबॉडी डेवलप होगी। हमारी जो लिम्फोसाइट्स है बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगे? एक्टिवेट होंगी। बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। तो दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो सबसे पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो है। अब ये बोन मैरो क्या है? इट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। सारी जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में डेवलप होती हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, हमें पता है दोनों लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं भाई? हमारे इम्यून सिस्टम में एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। नेक्स्ट इज थाइमस। हमें पता है थाइमस क्या है? हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर है जो हार्ट के पास दिखता है और बीनीथ ब्रेस्ट बोन, and it is very large, but due to some factors it reduces in size, and it is very small size in puberty. So these are the two primary lymphoid organs. So we should know the name of two primary lymphoid organs. Now secondary lymphoid organs क्या है? एक तो हमारा प्राइमरी था जहां हमारी मेचुरेशन हो रही थी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? ये वो ऑर्गन्स हैं जहां मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी एंड इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड देन पॉलिप्रेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। तो जब हमारा एंटीजन आ गया हमारी बॉडी में तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या, लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? वहां तो लिम्फोसाइट्स बन रही है, अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाएंगी और अपने एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगी और इफेक्टर सेल्स बन जाएंगी, उनका इफेक्ट देंगी। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में तो हमारी लिम्फोसाइट्स बनी और जो रिएक्शन हुआ, जो एंटीजन से रिएक्शन हुआ वो सेकेंडरी में हुआ। जैसे एग्जांपल इज स्प्लीन, नोड्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो क्या है इसमें एग्जांपल? स्प्लीन है, हमारा लिम्फोड्स है, पियर्स पैचेस है, मिकोसा मार्ट है, दीज ऑल कम इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आएगा? स्प्लीन आएगा। स्प्लीन इज देयर, हमें पता है बीन शेप स्ट्रक्चर है, हमारी लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स वहां होती हैं। सेकेंड इज लिम्फ नोड्स, हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम में मिलता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन? दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन एंड इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड इज माल्ट, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और 50% हमारा जो लिम्फोइड टिश्यू है वो क्या है? माल्ट है। सो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इज माल्ट। So this is the diagram which is showing the different lymphoid tissue. You can see हमारी lymphoid हमने कहा primary and secondary lymphoid is there. So this is the thymus. This is the location of thymus. हमने कहा below the between the heart. This is spleen. This is lymphoid vessel. This is neck. Lymph nodes हमें यहाँ मिलती है. This is the region of lymph node. So this is the diagram showing the primary and secondary lymphoid organs. Now next thing is allergy. तो हमारा इम्यून सिस्टम इट इज ऑल्सो कंसर्न विद एलर्जी। एलर्जी क्या है? हमें पता है एलर्जी क्या है? इट इज एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। जब कुछ एंटीजेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाती है। क्या होता है एलर्जी का मतलब? कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत एक्सरेटेड रिस्पॉन्स दिखा रहा है अगेंस्ट दैट एंटीजन। और जो सब्सटेंसेस एलर्जी कॉज करते हैं उनको क्या करते हैं? एलर्जेंस कहते हैं। एग्जाम्पल माइट्स इन डस्ट, पोलन से एलर्जी होती है, एनिमल डेंजर से एलर्जी होती है, पर से भी एलर्जी होती है। सो दीज आर द सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर कॉजिंग एलर्जी। नाउ एंटीबॉडीज वी नो कि अब जब हमें एलर्जी होगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। कौन सी एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज बनती है? आईजीई। आईजीई इज द एंटीबॉडी विच इज टेकिंग पार्ट इन द एलर्जी। तो आईजीई हमारी क्या करती है? मास्ट सेल्स से बाइंड करती है और क्या करेगी? केमिकल्स रिलीज करती है लाइक हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। तो जब भी एलर्जी होती है हमारी बॉडी में आईजीई एक्टिवेट होती है। आईजीई क्या करती है? मास्ट सेल से बाइंड करती है और दो केमिकल रिलीज करती है लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द केमिकल जो एलर्जी में रिलीज होता है, दैट इज हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। तो इसके वजह से क्या होता है? हमारा एलर्जिक रिएक्शंस होता है।
सिम्टम्स है एलर्जी होने के, लाइक एलर्जी होती है तो हमें स्नीजिंग होती है, वाटरी आईज, रनिंग नोज, समटाइम्स वी फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्किन रैशेस, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। तो हमें जब एलर्जी होती है तो हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं। नाउ वी व्हाट इज द कॉज ऑफ एलर्जी? एलर्जी की क्या कॉज क्या है? हमें पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी चीज से एक्सरेटेड रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो हम एलर्जी को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट, हम एक नाउडेज टेस्ट आर अवेलेबल, वी कैन डिटेक्ट वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच एलर्जी। तो क्या करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एंटीजन, जो भी एंटीजन हमें लगता है कि उसके अगेंस्ट हमें एलर्जी है, हम छोटी सी डोज अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और रिएक्शन को वी कैन स्टडी, सो वी कैन डिटेक्ट एलर्जी। नाउ क्योंकि हमें पता है हमारे कौन से केमिकल रिलीज हुए, हिस्टामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन होता है एलर्जी में भी, नो दीज आर टू केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड इन एलर्जी। तो हम अपने एलर्जी को खत्म करना चाहें तो वी कैन यूज सर्टेन ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? एंटी हिस्टामाइन करेंगे। भाई जब एंटी हिस्टामाइन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो एलर्जी है वो खत्म हो जाएगी। एड्रीनलिन वी कैन यूज, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स आर वेरी इफेक्टिव, स्टीरॉइड्स बहुत तेजी से काम करते हैं, एलर्जी बहुत जल्दी एलर्जी खत्म करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रग्स व्हिच कैन यूज इन एलर्जी। Now asthma nowadays हमें पता है asthma is a respiratory problem, so it is also because of allergy। हम अस्थमा में हमें पता है एलर्जी है, we are allergic to pollen or we are allergic to something like cold, any factor may be there, so asthma is also a kind of allergy। so हमारे एलर्जी में क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम ने बहुत एक्सरेटेड रिस्पॉन्स दिया और सेरोटोनिन और हिस्टामाइन रिलीज हुए। सो वी कैन यूज एंटी हिस्टामाइन, जब हम यूज करते हैं तो इनकी खत्म हो जाती है। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। अभी हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या होती है, अब हमने दूसरा फैक्टर इज ऑटो इम्यूनिटी। क्या होता है? सर्टेन ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक एंड अननोन रीजन द बॉडी अटैक्स द सेल रिजल्टिंग इन डैमेज टू द बॉडी। कुछ अननोन रीजन की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी अपने बॉडी को ही एंटीजन समझने लगती है और अपने बॉडी को डैमेज पहुंचाने लगती है। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो इस डिजीज को वी कॉल इट ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ भी मे बी कुछ जेनेटिक रीजन हो या कोई ऐसा अननोन रीजन हो, तो हमारी बॉडी अपने बॉडी को ही दूसरा एंटीजन सोचती है एंड इट गिव्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। सो यू शुड रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ दिस autoimmune disease। अब नेक्स्ट इज एड्स। एड्स क्या होते हैं? इट इज acquired immunodeficiency syndrome। so it is a disease which is acquired immunodeficiency syndrome। हमें पता है acquired deficiency of immune system है and syndrome means it is symptom, so it is acquired deficiency of immune system plus it is given the syndrome also। so what is the causative agent of AIDS? हमें पता है HIV है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। so it is a retrovirus and this caused the AIDS। so it was first reported in America in the year 1981। 1981 में सबसे पहले अमेरिका में रिपोर्ट हुआ था और ये क्या करता है? हमारा एड्स करता है। so we should remember the name of HIV virus। AIDS is caused by HIV virus। अब हमारा ये ट्रांसमिशन एड्स का कैसे होता है? देयर आर मेनी फैक्टर्स कि जिससे हमारा एड्स का ट्रांसमिशन इट अकर्स। वन ऑफ द फैक्टर इज दैट कैसे होता है? इट स्प्रेड्स थ्रू बॉडी फ्लूइड। सबसे पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटैमिनेटेड ब्लड। अगर हम ऐसा कंटैमिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं अपने बॉडी में तो भी एड्स के चांसेस हैं। थर्ड है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। कुछ ऐसी नीडल्स को शेयर करें जो ऑलरेडी कंटैमिनेटेड है तो भी एड्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो हम अगर मदर को एड है तो भी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में एड्स चला जाता है। So these are the some of the methods of transmission of AIDS। Now high risk people of getting AIDS। कौन से ऐसे people हैं जिनको बहुत रिस्क होता है HIV का? कैसे? जैसे individuals with multiple sexual partners। सेकेंड इज ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं। थर्ड इज इंडिविजुअल जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। फोर्थ, चिल्ड्रन बॉर्न टू HIV मदर। तो ऐसे चिल्ड्रन जो HIV मदर से होते हैं उनको हाई रिस्क होता है HIV
Now we should understand the life cycle of HIV. Life cycle of HIV is very important. This is very important for your need point of view. हमें पता होना चाहिए कि HIV कैसे उसकी लाइफ साइकिल होती है. What is the life cycle of HIV? We know कि HIV is caused by AIDS is caused by HIV virus and this is retrovirus. Retrovirus का क्या मतलब है? RNA virus. सो व्हाट हैपेंस कि हमारा जो रिट्रोवायरस है, हमें पता है उसमें क्या है, हमारा आरएनए कोर, वायरल आरएनए कोर इज देयर एंड वायरल आरएनए प्रोटीन इज देयर. तो ये हमारा रिट्रोवायरस है, इसमें वायरल आरएनए कोर भी है, प्रोटीन भी है. अब ये वायरस जब हमारी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा वायरल डीएनए क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा. अब जब हमारा वायरल डीएनए सेल के अंदर चला जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, इट विल नाउ दिस वायरल आरएनए जो है वो क्या है, हमारे सेल के अंदर चला जाएगा. अब हमारा वायरल डीएनए बनेगा इससे कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हमारा आरएनए से डीएनए, हमारा डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, हमारा आरएनए से डीएनए बन रहा है. तो कौन सा एंजाइम इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प करता है. तो यहाँ हमारा आरएनए एंटर किया, अब क्या है, ये वायरल डीएनए बन गया. अब हमारा वायरल डीएनए क्या करता है भाई, होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके अंदर जीनोम में चला जाता है और बहुत सारी न्यू वायरल आरएनए बनाता है इन्फेक्टेड सेल से. तो बाद में हमारी बहुत सारी वी कैन सी के मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस आर प्रोड्यूस्ड. This is the diagram you can see from infected cell. This is the infected cell and this is viral DNA. हमारा viral DNA आ गया. अब viral DNA जब multiply करेगा तो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा. ये हमारा, तो ये जो वायरस है इसमें बहुत सारे वी कैन सी द इन्फेक्टेड वायरस, तो हमारी आरएनए कॉपी बनती है बहुत सारी. नाउ न्यू वायरसेस, अब ये जो हमारे न्यू वायरस बने हैं ये भी और अदर सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से दिस इज द वे हाउ वायरस इज बीइंग रेप्लिकेटेड. सो दिस इज द रीजन कि वायरल डिजीज कंट्रोल नहीं होती हैं, बिकॉज हमारा जो वायरस है वो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है एंड वी कैन नॉट control the virus disease by using antibiotics. We can't control the bacterial disease by using antibiotics, क्योंकि antibiotics क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर बैक्टीरियल पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो डिजीज को क्योर कर सकते हैं. बट एंटीबायोटिक्स हमारे वायरल के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरल जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है और मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरल जीनोम बनाता है, वायरस बनाता है, इतनी तेजी से रेप्लिकेट होता है कि हम उसको वी कैन नॉट कंट्रोल इट. सो दिस इज द flow chart which is showing the life cycle of HIV. flow chart है, हमें we should remember this flow chart कि first HIV वायरस क्या करता है, हमारे माइक्रोफेजेस में एंटर करता है. मैक्रोफेजेस हमें पता है हमारी सेल्स हैं, तो मैक्रोफेजेस में एंटर करेगा. अब हमें पता है उसमें आरएनए जीनोम है, तो आरएनए जीनोम क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा. कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में. हमारा वायरल डीएनए बनता है इससे, बिनो आरएनए से डीएनए बना, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में हुआ, तो क्या बना, हमारा वायरल डीएनए बना. वायरल डीएनए क्या करता है, ये होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारा वायरल डीएनए. नाउ दिस वायरल डीएनए इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए. अब हमारी इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं जिसमें ये वायरल डीएनए है, वो क्या करती हैं, वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, और ये एचआईवी एंटर्स द टीएस सेल्स. तो हमारा एचआईवी वायरस क्या करता है भाई, टी हेल्पर सेल्स में भी एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी प्रोजेनी वायरसेस आर फॉर्म. तो बहुत तेजी से हमें वायरस की कॉपी मिलती है, वी गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस and these multiple copies they can further attack the other cells also. तो ये जो multiple copies हमें मिलती है क्या करती है, ये और टी हेल्पर सेल्स को भी अटैक करती है. जब और हमारी टी हेल्पर सेल्स को अटैक करती है ये, तो हेल्पर सेल्स हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी, तो हमारी क्या करती है, ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देती है. एंड दिस इज द रीजन कि जो एड्स पेशेंट होते हैं दे हैव वीकेन इम्यून सिस्टम. तो उनका क्या होता है, वीकेन इम्यून सिस्टम होता है, तो उनका क्या है, बहुत कोल्ड जल्दी से हो जाएगा. दे कैन गेट एनी डिजीज क्विकली, राइट. तो बहुत कोई भी डिजीज उन्हें बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि टीएस सेल्स उनकी अटैक हो गई है वायरस से और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो गया है.
तो सो दिस वी नो कि बहुत कोई भी डिजीज हो जाएगी, लाइक माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, वायरसेस, फंजाई, कोई भी डिजीज बहुत आसानी से हो जाती है। नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट जो हम यूज कर सकते हैं हमारे एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज एलाइजा टेस्ट। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। So this is the test which is used for detecting AIDS. This is based on antigen antibody reaction. क्या करती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होता है, एंड वी गेट अ कलर्ड कंपाउंड, एंड दैट कंपाउंड वी कैन डिटेक्ट इन a particular machine, and we can diagnose कि a particular person is suffering from AIDS or not. Now treatment क्या है इसका? ट्रीटमेंट हमें पता है वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट स्टिल एंटीवायरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर गिवन। तो ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हम यूज करते हैं एड्स के ट्रीटमेंट में। नाउ देयर आर सर्टेन प्रिवेंशन मेजर्स जो हम ले सकते हैं कि हमें एड्स ना हो, लाइक देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल, जो एजुकेट कर रहा है पीपल को अगेंस्ट अबाउट दिस एड्स। सेकेंड, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज, देयर आर ब्लड बैंक्स which are making the blood available, and use of disposable needles. Now we should also advocate safe sex and free distribution of condoms. And third is control drug abuse. These are some of the preventive measures जो हम लेंगे तो फिर भी हम इस disease से we can fight with disease. Now next disease is the cancer disease. तो हमारी दूसरी disease क्या है? कैंसर disease है। नाउ वी नो कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दिखाती हैं। दैट मीन्स जब भी किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये सेल्स क्या करती हैं? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाती हैं। तो हमारी जो नॉर्मल सेल्स तो अनकंट्रोल दिखाएंगे जब भी किसी चीज के बीच में कॉन्टैक्ट में आएंगी, बट कैंसर सेल्स क्या होती है, उनमें ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। सो दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इन द कैंसर सेल्स। तो हमारी कैंसर सेल्स क्या होती है, जब भी किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आती है वो अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाती है, बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाती है। सो दिस लीड्स टू कैंसर। नाउ कैंसर इज बेसिकली टू टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर प्रेजेंट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, हमें पता होना चाहिए। हमारा जो बेनाइन ट्यूमर है वो क्या है? नॉन कैंसरस होता है, वेरस मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। ये जो हमारा बेनाइन ट्यूमर है हमें पता है एक ही प्लेस पे होता है, जहां हमारा कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, दीज सेल्स डोंट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये स्प्रेड नहीं होता, एक जहां से ओरिजिन है उनका दूसरे जगह नहीं जाता है, स्प्रेड नहीं होता है। वेस मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं भाई? मेटास्टेसिस दिखाते हैं, एक जगह इनका ओरिजिन एक जगह जहां हुए, बट दे स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो। बेनाइन ट्यूमर क्या दिखाता है? ग्रोथ, इसकी ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप हो जाती है एक सर्टेन स्टेज के बाद। बट जो हमारी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं बहुत तेजी से अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाते हैं, सेल्स की बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और बेनाइन ट्यूमर लेस फेटल होता है, इतना खतरनाक नहीं होता, बट हमारा मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत, इट इज मोर फेटल। So this is the difference between the benign tumor and malignant tumor. अब हमारे malignant tumor से हमें पता है कि हमारी जो सेल्स हैं बहुत तेजी से पॉलिप्रेट करती हैं, बहुत तेजी से डैमेज करती हैं सराउंडिंग टिश्यू को, क्योंकि दे आर शोइंग एक्टिव डिवीजन। ठीक है ना? तो हमारी जो सेल्स हैं ये टिश्यू से और क्या करती है, एक साइड से जहां ओरिजिन हो वहां से दूसरी साइड में ट्रेवल करती हैं। तो ये क्या करती है? नया ट्यूमर बना लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। क्योंकि एक जहां उनकी ओरिजिन है वहां से दूसरे, they can travel a long distance and they will form tumor there. So this is known as metastasis. So the agents which cause cancer are known as carcinogen. जो agents cancer cause करते हैं उनको carcinogen कहते हैं। बहुत सारे ऐसे agents हैं जो हमें cancer cause करते हैं। Like first is physical agents. Physical agents में क्या आया? Ionizing radiation, X-rays, gamma rays, non-ionizing radiations. These are physical agents जो carcinogen cause, cancer cause करते हैं। कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कौन से? लाइक टोबैको स्मोक, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सारे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करेंगे। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, सम बायोलॉजिकल एजेंट्स आर आल्सो देयर, लाइक ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये सब हमारे कैंसर कॉज करते हैं। तो हमारी जब ऑन्कोजीन
नॉर्मल में होती है, बट वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो क्या ऑन्कोजेनिक हो जाती है, तो कैंसर कॉज कर देती है। तो कोई भी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी तो क्या करेगी, कैंसर कॉज करेगी। अब हाउ वी कैन डायग्नोस दिस कैंसर, नाउ देयर आर सर्टेन टेक्निक्स वी कैन यूज एंड वी कैन डायग्नोस दिस कैंसर। सबसे पहली है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होती है, इसमें हम एक थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज टेन एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं इसको। इसमें एक थिन स्लाइस लेते हैं हम टिश्यू का जहां में सस्पेक्टेड है कैंसर, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट इज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट आर अवेलेबल। दिस इज द सेकंड थिंग कि ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं, उससे भी वी कैन डिटेक्ट कैंसर। थर्ड इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं तो उससे भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइक एक्सरेज हम यूज करते हैं क्या 3D इमेजेस के लिए, ठीक है ना। सो कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्टडी से वी कैन सी कि कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर कौन कहाँ है। नेक्स्ट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, और पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे लिविंग टिश्यू में होते हैं वी कैन एग्जाम्पल एंड वी कैन डिटेक्ट कैंसर। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हम स्पेसिफिक, अब हम जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है, स्पेसिफिक कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को वी कैन यूज एंड वी कैन डिटेक्ट कैंसर। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स हाउ वी कैन नो, हाउ वी कैन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर कैंसर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ट्रीटमेंट। अब हम कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हमने डिटेक्ट कर लिया कि पर्टिकुलर वी आर सफरिंग फ्रॉम particular person is suffering from cancer, right? So up we have to detect also, तो हम treatment detect करने के बाद we have to treat. Now how we can treat cancer, how we can do treatment of cancer. पहला है radiotherapy. Radiotherapy means हमारी जो कैंसर सेल्स हैं वो, उनको हम रेडियो वेव से ट्रीट करेंगे, तो रेडियोथेरेपी हो गई। कीमोथेरेपी क्या है, हमने कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, हम केमिकल्स यूज करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए, दैट इज कीमोथेरेपी। एंड थर्ड इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग अल्फा इंटरफ्रॉन। उससे क्या करेंगे भाई, हम पेशेंट का इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो ये कैंसर सेल्स मर जाएंगी। एंड लास्ट, जब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता वी गो फॉर सर्जरी। तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कैंसर सेल इज देयर, सो वी विल गो फॉर सर्जरी एंड वी विल रिमूव दिस कैंसर सेल्स। तो क्या होता है कि कैंसर खत्म हो जाता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर एक भी आपकी कैंसर सेल रह गई है तो वो क्या करती है, वो दोबारा से ग्रोथ शुरू करती है एंड इट कैन लीड टू अबंडेंट सेल ग्रोथ। बहुत तेजी से, हमें पता है कि कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं, तो बहुत तेजी से वो डिवाइड करती है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो फिर दोबारा से कैंसर वहां हो जाता है। नाउ देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच वी शुड नो। सो फर्स्ट ड्रग इज ओपियोइड्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ओपियोइड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओपियोइड, क्या है ये ड्रग का फंक्शन, क्या है, बाइंड करती है क्या ओपियोइड रिसेप्टर से, कहा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल ओपियोइड ड्रग का है मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर। आपको पता है ये सब कि मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर, दीज इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। मॉर्फिन हमें पता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी शुड नो कि हमारा मॉर्फिन ड्रग कहाँ से आती है। तो मॉर्फिन ड्रग्स इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपरवर्स सोमनिफरम। पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं मॉर्फिन ड्रग्स, और पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पेपरवर्स सोमनिफरम। हमें पता है सेडेटिव है, पेन किलर की तरह यूज करते हैं हम, सर्जरी में भी यूज दिस मॉर्फिन। नेक्स्ट इज हीरोइन, उसको क्या कहते हैं, स्मैक भी कहते हैं। कैसे, इट इज वाइट कलर, वाइट कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। कैसे बनती है, एसाइटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनती है। और कैसे लेते हैं हम, स्नॉटिंग से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, यूजली वी टेक, सो इट आल्सो इफेक्ट्स द बॉडी। नेक्स्ट इज कैनाबॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या है,
ये इंटरेक्ट करती है हमारे कैनाबॉइड रिसेप्टर से, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली दीज ड्रग्स इफेक्ट द ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इफेक्ट कर देते हैं, तो हमें ऐसा स्लीपी एंड वी लॉस ऑफ सेंसेस, एंड दे आर जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन से लेते हैं। और ये कैनाबॉइड्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सटाइवा। तो कैनाबॉइड्स कहाँ से मिलती है? हेम्प प्लांट से मिलती है, इन्फ्लोरेसेंस से मिलती है कैनबिस सटाइवा की। ठीक है ना? तो कहाँ हमारे पता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इफेक्ट करता है कैनाबॉइड्स। और स्पोर्ट्समैन, दे आर अब्यूज बाय सम स्पोर्ट्समैन, तो कुछ स्पोर्ट्समैन इनको कैनाबॉइड्स को भी लेते हैं। नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड और कोकीन। तो ये वी शुड नो कि फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो कोका एल्कलॉइड और कोकीन कहाँ से मिलता है? हमें कोका प्लांट से मिलता है, एथ्रोजाइलम कोका से। और क्या करता है हमारे, इट इंटरफियर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। तो डोपामाइन हमें पता है इट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो हमारे उससे इंटरफियर करता है, इसीलिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली कोकीन लेके। ठीक है? इट इज यूजुअली स्नॉटेड, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है इससे, इसलिए वी फील यूजुअली यूफोर्बिया और इंक्रीज एनर्जी लगती है। एट्रोपा बेलेंडोना और धतूरा, इट इज हेलोसिनोजन प्लांट से मिलता है। So these are some of the drugs. Now next topic is smoking. हमें पता है स्मोकिंग कौन सा एल्कलॉइड होता है, उसमें निकोटीन इज प्रेजेंट, सो निकोटीन इज प्रेजेंट इन द स्मोकिंग। क्या करता है, इफेक्ट्स क्या है? हमारे एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनलिन रिलीज करता है, और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट हो जाता है। वी नो एड्रीनलिन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है। जहां भी स्ट्रेस कंडीशन होगी तो एड्रीनलिन रिलीज होगा, तो हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, बीपी भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं, जैसे लंग, यूरिनरी, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, coronary heart disease, gastric ulcer, these are side effects of smoking. And क्योंकि हम च्यू करते हैं, सो ओरल कैंसर इज ऑल्सो देयर। और क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड, एंड इट रिड्यूसेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो जिसके वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। नेक्स्ट इज एल्डोसेंस एंड ड्रग abuse. So what is adolescence? Adolescence क्या है? It is a period and a process during which a child becomes mature in term of attitude, beliefs for effective participation in the society. तो adolescence क्या है? एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारा चाइल्ड क्या होता है? मैच्योर होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन के सोसाइटी में, तो बड़ा हो जाता है। दिस इज एल्डोसेंस पीरियड। तो क्या होता है इसका? बहुत सारे कॉजेज हैं अल्कोहल अब्यूज के एल्डोसेंस, क्योंकि क्यूरियोसिटी की वजह से, सम डू फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, सम नीड फॉर एडवेंचर, सम वांट टू एस्केप फ्रॉम some problems, and maybe another factor is stress also. So sometimes due to stress and pressure in academics or any other thing, they go for this alcohol abuse, drug abuse. Next is addiction. एडिक्शन क्या है? हमें पता है एक चीज की हमें बिल्कुल आदत पड़ जाती है, वी कैन नॉट लीव दैट थिंग, दिस इज नोन एज एडिक्शन। क्या है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है विद ड्रग्स एंड एल्कोहल्स, रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, हम नई ड्रग के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, दिस इज एडिक्शन। डिपेंडेंस क्या है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन characteristic and unpleasant withdrawal symptom if regular dose of drugs alcohol is discontinued. So sometimes we take a drug for so many months, और जब हम उसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें डिपेंडेंस हो जाती है, हमें एंजाइटी होती है, शेकीनेस होती है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होती है, क्योंकि हम बहुत टाइम से ले रहे हैं, हमारी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। सो दिस इज द डिपेंडेंस। नाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, हम ड्रग एल्कोहल अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स? इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई? रेकलेसनेस बिहेवियर है, वैंडलिज्म है, हम वायलेंस, जो लोग ये अल्कोहल या ड्रग अब्यूज करते हैं वायलेंस कर,
ओके, सो समटाइम्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग? कोमा भी चले जाते हैं, समटाइम्स डेथ अकर्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड हार्ट फेलियर. नाउ ड्रग्स which are mixed with alcohol, they may cause death also. Sometimes there is damage of nervous system, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है जिसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर. Sometimes there are certain mental and social distress, social problems हो जाती हैं like stealing and spread of infectious disease like AIDS, hepatitis. So these are some of the effects of the alcohol and drug abuse. Some other effects like a drop in academics performance, lack of interest ही नहीं रहता personal hygiene में, withdrawal and isolation, बिल्कुल depression, fatigue हो जाता है, change in sleeping patterns, fluctuations in weight, appetite, loss of interest, अपनी hobbies में interest नहीं रहता है, side effects steroid के. There are many. These are some of the factors, effects of the drug abuse. Now in males these are different. हम males में क्या होता है, जैसे like acne is there, mood swing and depression is there, increased aggressiveness होगी, reduced testicles भी होते हैं, decreased sperm count, breast enlargement, kidney and liver function. These are some of the effects. And in females like masculization, mood swings, depression, increased aggressiveness, बहुत hair growth, abnormal menstrual cycle, deepening of voice and enlargement of clitorises. So how we can prevent this alcohol and drug abuse? कैसे हम इसको prevent और control कर सकते हैं? One thing is कि हम जो peer pressure है, जो pressure डाल रहे हैं हम अपनी generation पे, maybe due to academic or some other thing, we can avoid that peer pressure. Next is we can go for education and counseling, हम उनको educate करें, counseling दें, this is another thing. Third is seeking help from parents and peers, तो parents को help करते हैं children को उनकी प्रॉब्लम समझने, उन डिप्रेशन से बाहर निकलने, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. एंड नेक्स्ट इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प. तो हम प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी दे सकते हैं ऐसे लोगों को, तो भी दे कैन कम आउट फ्रॉम दिस drug and alcohol abuse. Now we will discuss some of the important points of this chapter which are related to this chapter and which will be important for your NEET 2021 and 22. So these are some of the important points. Some of the important things you should know. First is immunity. हमारी immunity क्या है? हमारे पता है हमारे body का resistant एक particular pathogen और disease का fight करने की ability, that is known as immunity. Next is antigen और agglutination. Antigen is also known as agglutinogen. तो हमारा जो proteinaceous substance है जो stimulate कर रहा है production of antibody, it is known as antigen. नेक्स्ट इज एंटीबॉडी. हमें पता है एंटीबॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. तो एंटीजन जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन भी कहते हैं. तो एंटीबॉडी का दूसरा नाम एग्लूटिनिन भी है. नेक्स्ट इज एंटी सीरम. एंटी सीरम, सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन. तो ऐसे कोई भी सीरम एनिमल का जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन, तो एक एंटीजन के अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज नोन एज एंटी सीरम. नाउ नेक्स्ट इज वेनम, और उसको हम क्या कहते हैं? पॉइजन भी कहते हैं. हमें पता है टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे स्नेक सिक्रीट करता है या सम इंसेक्ट्स दे सिक्रीट, दिस इज नोन एज वेनम. नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन. नाउ एग्लूटिनेशन इट्स द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी. जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? एग्लूटिनेशन होता है. और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं. तो जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी मिलेंगे तो क्या करेंगे भाई? एग्लूटिनेशन करेंगे. और इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? सीरोलॉजी कहेंगे. सो यू शुड नो व्हाट इज एग्लूटिनेशन एंड व्हाट इज सीरोलॉजी. टॉक्सॉइड, टॉक्सिड क्या है? एक बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन which is detoxicated by special procedures to allow its safe use in immunization. एक particular disease के against हम bacterial exotoxin
को यूज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं टॉक्सॉइड। अब नाउ व्हाट इज इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन हमें पता है कि प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो कि हम ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करती हैं, हमारे WBCs को एक्टिवेट करती हैं, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में एक्ट करते हैं। लाइक इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरल्यूकिन। ये कुछ टाइप्स के इंटरल्यूकिन्स हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को हमें पता है एक्टिवेट करेंगे। एंटीबायोटिक्स, वी नो एंटीबायोटिक्स क्या है, हमारी सब्सटेंसेज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो कोई भी डिजीज, इन एनी डिजीज वी टेक अप एंटीबायोटिक्स, तो दे ब्लॉक अ पर्टिकुलर पाथवे, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वजह से डिजीज खत्म हो जाती है। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि एंटीबायोटिक टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय वॉल्समैन। कई बार आपके ये पूछा जाता है द एंटीबायोटिक टर्म, हु गेव द एंटीबायोटिक टर्म, सो इट वाज गिवन बाय वॉल्समैन। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, this is also important. First bacterial antibiotic is streptomycin. Baki antibiotics are there like tetracycline, chlorampicol, ciprofloxacin, ampicillin. These are some of other antibiotics. So you should remember the name of the scientist and the first antibiotics which was discovered. Now apart from this there are antihistamic drugs. हमें पता है antihistamic drugs है, we know that in allergy क्या होता है भाई, हमारी histamines release होती हैं और हिस्टामाइंस एंड सीरोटोनिन रिलीज, सेरोटोनिन रिलीज होता है, क्या करते हैं, तो हम हिस्टामाइंस को कैसे कम रिलीज होने से रोक सकते हैं, एंटी हिस्टामिक ड्रग से। एंटी हिस्टामिक ड्रग वी विल यूज एंड वी कैन स्टॉप दिस द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। तो इस तरह से लाइक सिट्रिजीन इज देयर, इट इज एंटी एलर्जिक ड्रग। नाउ वी शुड नो सम ऑफ द साइंटिस्ट इन दिस, like who is known as father of medicine. So Hippocrates was the person who was known as father of medicine. Father of surgery, Sushruta is father of surgery, used non-poisonous leeches as anticoagulant during surgery. Next is father of Ayurveda. Charakya is known as father of Ayurveda. और मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रडोल्फ वर्चाउ। रडोल्फ वर्चाउ को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर स्टडीइंग इम्यूनिटी, तो फादर ऑफ इम्यूनिटी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दी थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज गिवन बाय एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कौन फादर थे, दैट इज सी लैंडस्टेनर। So C. Landsteiner is father of blood grouping. Father of modern bacteriology, Robert Koch. Robert Koch was known as father of modern bacteriology and he gave anthrax, TB and cholera. तो इन्होंने तीनों डिस्कवर किया था, anthrax, TB and cholera. Now we should know certain dates which are related with the disease. Like 30th January को क्या कहते हैं, leprosy day कहते हैं। 24th March is known as tuberculosis day or TB day. 7th April is World Health Day. 1st July is Doctor's Day. 11th July is World Population Day. And 1st December is AIDS Day. This is important. You should remember the AIDS Day. So these are some of the important dates which are related with diseases.